हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाय। कैसी रही वीडियो? अब तक की मैंने जितनी वीडियो बनाई है तो कैसी रही है जरूर बताइए आप, ठीक है ना। और कमेंट्स में ये जरूर बताना है आपको कि मनोज सर आपकी वीडियो में ये दिक्कतें हैं और ये कमियां हैं, ये बताने हैं। कमेंट्स में लगातार देने हैं आपको, ठीक है। और मैं आपसे बता रहा था पहले कि आपको चीज़ों को क्लियरिटी के साथ लेके चलना है। आज का टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो टॉपिक है वो एग्लो मराठा है। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले वो एग्लो मराठा पढ़ाने वाले, बहुत अच्छा टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैंने एग्लो मैसूर पढ़ाया था, एग्लो मैसूर संघर्ष चला था। और आज का टॉपिक है एग्लो मराठा संघर्ष, वो भी बहुत खास है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद सिख है, तो कहीं ना कहीं टॉपिक हमारे चल रहे हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। देखिए आज का टॉपिक है एग्लो मराठा संघर्ष। एग्लो मराठा संघर्ष, चलिए देखते हैं। हाँ, एग्लो मराठा युद्ध। एग्लो मराठा युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमें इसका इतिहास जानना होगा। इसके पीछे का इतिहास क्या है, एग्लो मराठा युद्ध कैसे स्टार्ट होते हैं, उनकी कहानी क्या रही है, उनके बारे में कैसे बताना है, ये सब बातें हमें बतानी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इनका बताना पड़ेगा टॉपिक के बारे में कि कहाँ से शुरुआत होती है मराठों की, कहाँ से एग्लो मराठा शुरू हो जाते हैं युद्ध, तो मैं बताऊंगा। लेकिन वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। साथ साथ बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको आज लर्न भी करने पड़ेंगे मेरे साथ। एग्लो मराठा संघर्ष इतनी तेजी से शुरू नहीं होगा जिस तरह से आप सोच रहे कि जिस तरह से बस एक बार एग्लो मराठा युद्ध बता देंगे फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एग्लो मराठा युद्ध हो जाएगा और थर्ड एग्लो मराठा युद्ध हो जाएगा, उनकी संधियां याद हो जाएंगी। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होने का। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब्स भी करते रहिएगा। लेकिन मैंने मुझे इसे कहा था आप लोगों से कि ना तो आप शेयर कर रहे हैं ज्यादा, ना तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ना लाइक का बटन दबा रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये बहुत गड़बड़ वाली चीज है। अगर आप लोगों ने जरा सा भी साथ नहीं दिया मेरा तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मुझे से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है कि मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। मैं तो ये चाहता हूं कि रोज एक दो लेक्चर आपके लिए आ जाए और जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आपकी पढ़ाई की जो क्षमता है, जो पढ़ाई में ये है कि रुकावटें हैं, जो कोविड-19 एपिडेमिक की वजह से रुकावटें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं शुरुआत रहे, आप टीचर के साथ जुड़े रहें। मैं यही चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब मुझे निराशा हो रही है, डिसअपियर हो रहा हूं मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं, इस वजह से कि बच्चे मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब्स भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जल्दी कहता हूं कि ये अगर जब मैं ये वीडियो डालूंगा और मुझे लगेगा कि मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो यहीं बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं वीडियो लाना बंद कर दूंगा, अपना चैनल भी बंद कर दूंगा। बस फाइनली सिंपली बात ये है, क्योंकि आप लोग ना तो कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि क्या कहानी है, ना आप कोई सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं। बस आप लगे पड़े हैं ऐसे, पता नहीं किसकी दुनिया में लगे पड़े हैं, किस जहां में हैं आप दुनिया। तो आप इस वापस मनोज सर की क्लासेस में वापस आइए, आपको फायदा होने वाला बहुत ज्यादा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मैं फालतू की बातें यहीं पे छोड़ देता हूं और मैं कम टू द पॉइंट पे क्लास में आता हूं। आज बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा क्लास चलेगी आपके आज, ठीक है ना। तो एग्लो मराठा युद्ध की कहानी एकदम नहीं आएगी, मैं आपसे बता रहा था, धीरे धीरे स्टार्ट होगा ये कहानी। तो शुरू करते हैं हम। एग्लो मराठा का इतिहास क्या है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे ऐसी कहानी स्टार्ट होती है, हम उसी की बात करेंगे। देखिए एक तरफ गीला कपड़ा, एक तरफ सूखा कपड़ा, मुझे दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड जो है वो सही नहीं है, इसकी चमक गायब हो रही है और जो चमक गायब होने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं कपड़े का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए अब भी गीला है थोड़ा सा बोर्ड। चलिए अब थोड़ा सही हो गया है। देखिए शुरू करता हूं मैं, पेशवा शुरू करते हैं पहले। पेशवा क्या है? कहते हैं कि मराठा साम्राज्य में जो पेशवा थे वो प्रधानमंत्री का पद मिलता था उसको। जब मराठा सम्राट हुआ करते थे, जब छत्रपति हुआ करते थे किसके, मराठा के, तो छत्रपति की हेल्प के लिए पेशवा हुआ करता था। वैसे तो उसके 8 कैबिनेट मंत्री होते थे, उन 8 कैबिनेट मंत्री में से एक पेशवा होता था जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। तो ये पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, मंत्रियों का प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कहा जाता था।
टोटल मिला के कितने पेशवा हुए हैं? लगभग 8 पेशवा हुए हैं। हम उन पेशवा की पूरी सीरीज देखेंगे। सबसे पहला हुआ विश्वनाथ बालाजी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पेशवा हुआ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आराम से आप पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्वनाथ बालाजी जो पहले पेशवा हुए हैं। उसके बाद आते हैं बाजीराव, फिर बाजीराव फर्स्ट पेशवा आते हैं। उसके बाद तीसरा पेशवा आता है बालाजी बाजीराव, ठीक है। उसके बाद चौथा जो पेशवा आता है वो माधवराव आता है, माधवराव पेशवा आता है। उसके बाद पांचवा जो पेशवा आता है वो नारायण राव आता है, और फिर छठा पेशवा आता है माधव नारायण राव। उसके बाद फिर माधवराव सेकंड आता है, सातवां माधवराव सेकंड आता है। और फिर आठवां जो पेशवा आता है, देखिए यहां से मैंने कहा कि याद करने क्या है, बालाजी और बाजीराव दोनों को मिला दीजिए, क्या बन गया? बालाजी बाजीराव, ठीक है। याद हो गया होगा आराम से। यानी कि बालाजी को मिलाइए और बाजीराव को मिलाइए तो क्या बन जाएगा? बालाजी बाजीराव बन जाएगा। और माधवराव और प्लस नारायण को मिला दीजिए तो क्या बन गया? माधव नारायण राव बन गया। क्योंकि राव दोनों में कॉमन, इसलिए राव पीछे ले लीजिए और माधव नारायण राव बन गया। उसके बाद यहां पे सीरीज पे माधवराव फर्स्ट है ये वाला, और इसके बाद ये माधवराव सेकंड है, ये बाजीराव फर्स्ट है तो बाजीराव सेकंड। तो सारे पेशवा लगभग 8 पेशवा हैं, याद हो गए होंगे डेफिनेटली, मेरे हिसाब से तो याद हो गए। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। नंबर 1 बालाजी है, नंबर 2 बाजीराव जी है, फिर बालाजी बाजीराव जी है, माधवराव है, नारायण राव है, माधव नारायण राव जी है, और लास्ट में माधव सेकंड है, माधवराव सेकंड कह दीजिए इन्हें। उसके बाद बाजीराव सेकंड कह दीजिए। और बाजीराव सेकंड के कोई पुत्र नहीं होता है, कोई रियल में पुत्र नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। उनके कोई पुत्र नहीं था, तो बाद में उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद ले लिया। दत्तक पुत्र का मतलब होता है, दत्तक पुत्र का ये मतलब होता है कि उन्होंने कोई बच्चा गोद ले लिया था, और उस गोद लिए बच्चे का नाम क्या था? तो बाजीराव के उनका एक दत्तक पुत्र था, और दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दत्तक पुत्र का नाम था धंधुपंत, जिसे नाना साहब कहते थे। अब याद हो आपको नाना साहब की कहानी थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा। इसे माना जाता है कि ये 90 लास्ट पेशवा माने जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसे पेशवा मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें पेशवा नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहना था, उनका अंग्रेजों का ये कहना था कि जो दत्तक पुत्र होता है वो पेशवा नहीं काउंट होगा, और हम उसको पेंशन भी नहीं देंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि धंधुपंत ने जो कानपुर से थे, हम बता दें आपको, धंधुपंत जो नाना साहब थे, 1857 क्रांति उन्होंने कानपुर से 18 क्रांति का नेतृत्व किया था। अब क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें ये कहा था कि आप दत्तक पुत्र हैं और आपको बाजीराव सेकंड के द्वारा जो दत्तक पुत्र आप गोद लिए गए हैं तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, और जब आपको पेंशन नहीं दी जाएगी तो आपको अधिकार भी नहीं है पेशवा का। तो इन्हें पेशवा के पद से भी हटा दिया गया था, कहीं ना कहीं इन्हें पेंशन देने से मना कर दिया था। और तब इन्होंने 1857 क्रांति में कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये कहानी पूरे पेशवाओं की है, आप आराम से देखिए, पेशवा कहानी है। पेशवा आपने याद हो गए होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बालाजी हैं, उसके बाद बाजीराव जी हैं, उसके बाद बालाजी बाजीराव जी हैं, फिर माधव राव जी हैं, नारायण राव जी हैं, माधव नारायण राव जी हैं, माधव राव सेकंड जी हैं, और फिर बालाजी सेकंड है, और लास्ट में धंधुपंत है, या हम कहते हैं नाना साहब, जो 1857 क्रांति में कानपुर से उन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। ये कहानी पेशवाओं की है, आपको याद रखने हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एंग्लो मराठा याद करना चाहते हैं, एंग्लो मराठा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ साथ याद करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ साथ याद नहीं करना चाहते या याद नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपको कुछ टॉपिक तैयार नहीं होने का। इसलिए याद करना जरूरी है, मनोज सर के साथ याद करते रहिए। एक बात याद करते, मैं 3-4 बार दोहरा रहा हूं ये चीजें। चलिए अब बात करते हैं कुछ जो मराठा संघ था वो कई भागों में डिवाइडेशन हो गया था।
जब पेशवा आते हैं, पेशवा का साम्राज्य शुरू हो जाता है और कहते हैं जो छत्रपति का शासन था, जो मराठों के जो शासक होते थे उन्हें छत्रपति कहा जाता था। और छत्रपति का शासन जब कमजोर पड़ने लगा तो पेशवा ने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था और पेशवा ही मराठा साम्राज्य के सर्वोच्च शक्ति उनके हाथों में आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मराठा संघ जो थे वो 6 भागों में डिवाइडेशन हो गया था। तो मराठा संघ जो था वो 6 भागों में डिवाइडेशन हो गया था। वे 6 भाग कौन कौन से मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आता है ग्वालियर। सबसे पहले ग्वालियर आता है, ठीक है। थोड़ा सा सफाई पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों की ने कहा था कि सर जो है वीडियो जो है आपकी वो सही नहीं आ रही है, तो बोर्ड भी साफ सही रखना पड़ेगा। तो यहां पे ग्वालियर है, उसके बाद ग्वालियर में इंदौर है, इंदौर में फिर यहां नागपुर है, नागपुर में फिर यहां बड़ौदा है और बड़ौदे के बाद यहां पे पुणे है, पुणे महाराष्ट्र, और यहां पे सतारा। ठीक है, हो गए होंगे 6 हो गए होंगे। यानी कि पूरा जो मराठा संघ था वो कहीं ना कहीं 6 भागों में डिवाइडेशन हो गया था इन द टाइमिंग ऑफ द पेशवा, पेशवा के समय में। और ग्वालियर में कौन थे? ग्वालियर में थे सिंधिया। सिंधिया, सिंधिया नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि मराठों के जो सिंधिया थे, जो मराठा संघ का एक हिस्सा था सिंधिया, वो कहां अपना शासन चलाते थे? वो ग्वालियर में चलाते थे। और इंदौर के जो मराठा थे उन्हें क्या कहा जाता है? उनको होलकर कहा जाता है, उन्हें होलकर कहा जाता है। और नागपुर की बात करें तो नागपुर में कौन थे? तो नागपुर में भोसले थे। नाम सुना होगा आप लोगों ने, भोसले बहुत फेमस है। तो भोसले, नागपुर के भोसले, भोसले। बड़ौदा में कौन थे? गुजरात बड़ौदा गायकवाड़, ये गायकवाड़ थे। पुणे में कौन था? पेशवा था। और सतारा में कौन था? छत्रपति। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुल मिला के 6 मराठा संघ थे। लेकिन 6 मराठा संघ में इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा मैं। देखिए, ग्वालियर में जो है सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले और पुणे में पेशवा। पूना दरबार कह सकते हैं इसे। आज तो पुणे महाराष्ट्र है, लेकिन पुणे कहा जाता था उसमें, पुणे बहुत फेमस था, पुणे का नाम बहुत फेमस है। तो पुणे पेशवा था। अब छत्रपति की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो सतारा में छत्रपति शासक होते थे, जो मराठों के शासक होते थे, उन्हें पेशवाओं ने समाप्त कर दिया था और उनकी छत्रपति की जो उपाधि थी वो समाप्त कर दी थी और कहा था कि मराठा संघ का जो मराठा साम्राज्य है उसमें छत्रपति जो सम्राट होगा वो नहीं होगा, और जो मराठा साम्राज्य होगा, जो उसका जो हेड होगा वो हमेशा पेशवा होगा। तो कहीं ना कहीं छत्रपति का साम्राज्य जो है समाप्त कर दिया था और वो छत्रपति की पावर सारी जो पावर थी वो सारी पेशवा में चली गई थी। इसलिए सतारा की इंपोर्टेंट नहीं है, यहां पर छत्रपति इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा। अब ग्वालियर की बात, गायकवाड़ की बात करते हैं, बड़ौदा महाराष्ट्र की बात, बड़ौदा गुजरात की बात करते हैं और यहाँ पे गायकवाड़ होता है। अब गायकवाड़ की बात करते हैं, गायकवाड़ कभी भी एंग्लो मराठा संघर्ष में शामिल नहीं होता है, ये भी याद रखिए। यानी कि सतारा की कोई भी एंग्लो मराठा में कोई भी इसका चर्चा नहीं होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्रपति का जो साम्राज्य था वो पेशवाओं के अधीन चला गया था। और जो गायकवाड़ थे उन्होंने कभी अंग्रेजों से युद्ध नहीं करा है, इसलिए गायकवाड़ की जो वैल्यू है वो भी खत्म हो जाती है, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो यानी कि उनका जो अस्तित्व है वो अलग रहा है, वो कभी भी एंग्लो मराठा संघर्ष में शामिल नहीं होते हैं। इसलिए हम जो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं हम 2 लोग हमारे यहां से निकल जाते हैं। 6 मराठा संघ है और 2 इसमें से निकल गए तो कितने बचे? 4। यानी कि हमें ग्वालियर का कहीं कहीं सिंधिया पढ़ना है, हमें पूना का पेशवा पढ़ना है, हमें नागपुर का भोसले पढ़ना है और हमें कहीं ना कहीं इंदौर का होलकर पढ़ना है। हम गायकवाड़ की चर्चा नहीं करेंगे हम, और सतारा के जो छत्रपति हैं उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो यहां तक की हमारी बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक का पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। और यहां से आगे हम जो टॉपिक लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, पेशवा में बालाजी के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि हमें जो टॉपिक पढ़ाना है वो एंग्लो मराठा संघर्ष पढ़ाना है।
और उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, नाम बहुत सुना होगा, मूवी भी देखी होगी आपने बाजीराव मस्तानी, तो वो भी कहीं कहीं बाजीराव फर्स्ट से रिलेटेड थी। और बालाजी बाजीराव के समय में कहा जाता है कि जनवरी 1761 में 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। तो बालाजी बाजीराव के बारे में भी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बस इसके जस्ट बालाजी बाजीराव के जो नीचे का इतिहास है, जो बालाजी बाजीराव के नीचे जो माधवराव जी का इतिहास है, नारायण राव जी का इतिहास है, माधव नारायण जी का इतिहास है, माधवराव सेकंड जी का इतिहास है और बाजीराव सेकंड का इतिहास है, उनके बारे में बात करेंगे। और इन्हीं टॉपिकों से, यही से हमारा जो है एंग्लो मराठा संघर्ष शुरू होता है। यानी कि हमारा जो एंग्लो मराठा संघर्ष है वो कहीं ना कहीं यहां से जुड़ा हुआ है। यानी कि एंग्लो मराठा जो संघर्ष है वो हमारा कहां है, वो हमारा माधवराव फर्स्ट से शुरू होता है और कहा जाता है कि बाजीराव सेकंड तक हम लोगों को पढ़ाना है, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो यहीं से शुरू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसको पढ़िएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं यहीं से मिटा रहा हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, हटा दे मेरे बच्चे, गुड। चलिए बढ़िया से पढ़िएगा। आपको किताबों से बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप रफली मेरा लेक्चर पढ़ लेंगे, आराम से समझ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फिर किताब से भी समझ में आना है, अपनी बुक्स वगैरह जो भी आप पढ़ते होंगे उनसे समझना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। चलिए तो पेशवा से शुरू करेंगे, बालाजी बाजीराव से शुरू करेंगे। बहुत फेमस है, इनके बारे में बात करेंगे। इनकी मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं मराठा जो है पूरी तरह से जो दरबार था, पूरा दरबार था, वो षड्यंत्र का हिस्सा बन गया था। तो उसी की बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये तो जो मैंने पढ़ाया था, इससे पहले ये क्या था, ये केवल क्या था, ये केवल एक फंडामेंटल है। ये आपका एक तरह से प्रस्तावना की तरह मैंने समझाया कि आपको पता होना चाहिए कौन सा कैरेक्टर कहां से आ रहा है और कौन सा कैरेक्टर कहां से नहीं आ रहा है। ये बहुत जरूरी था, आपको भी पढ़ना है और माइंड में सेटअप करके रखना है सारी चीजें। अगर आप माइंड में सेटअप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। इसलिए जितना मैंने पढ़ा है वो सब दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में नहीं होगा तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, देखिए पानीपत के युद्ध के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और बालाजी बाजीराव के दो पुत्र होते हैं। इनके दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र होता है माधवराव, माधवराव फर्स्ट, और दूसरा पुत्र होता है नारायण राव। ठीक है। अब कहा जाता है कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद जो उनका नया पेशा बनता है तो माधवराव नया पेशा बनता है। माधवराव फर्स्ट ने, और लेकिन इसका भाई था, किसका भाई था, यानी कि बालाजी बाजीराव का भाई था, उसका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, इनको भी ध्यान में, इनके काफी रोल है और इनसे काफी युद्ध स्टार्ट होने वाले हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध संघर्ष होगा वो रघुनाथ राव जी की वजह से होगा। इसलिए रघुनाथ जी को याद रखिए कि बालाजी बाजीराव के जो भाई थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था रघुनाथ राव। उन्हें राघव भी कहते थे, राघवा, उन्हें राघवा के नाम से बुलाया जाता था, रघुनाथ राव जी को। तो कहा जाता है कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव फर्स्ट को पेशा बनाया जाता है। ये पेशा बन जाते हैं और इनका जो संरक्षण है, इनका जो संरक्षण करते हैं वो कौन करते हैं, तो इनका संरक्षण रघुनाथ राव जी को बना दिया जाता है। और ये ज्यादा साल नहीं टिक पाते हैं, 1.5-2 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कहा जाता है, इनकी मृत्यु किससे होती है, तो इनकी मृत्यु जो है वो टीबी, इनकी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी जिसे हम टीबी कहते हैं या तपेदिक रोग भी कहते हैं, और इनकी टीबी से मृत्यु हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो जाती है। माधव राव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद रघुनाथ राव जी को लगता है कि मुझे पेशा बनना चाहिए, है भाई। रघुनाथ जी को लगता है कि मैं पेशवा बनूंगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं। रघुनाथ राव जी पेशवा नहीं बनते हैं और नारायण राव जी को पेशवा बनाया जाता है। यानी कि पहले क्वेश्चन ये है कि बालाजी बाजीराव के बाद पेशा कौन बनता है, तो माधवराव फर्स्ट पेशा बनता है। और फिर इनकी मृत्यु के बाद कौन बनता है, तो रघुनाथ राव, जो माधवराव जी फर्स्ट के संरक्षक थे, उनको लगता है कि मैं पेशा बनूंगा
भाई मुझे पेशवा बनना चाहिए क्योंकि मैं पूरे साम्राज्य का मराठा संघ का संरक्षण कर रहा हूं, मुझे पेशवा बनना चाहिए। लेकिन ये पेशवा नहीं बनते हैं रघुनाथ राव जी। दरअसल क्या ये तो चाहते थे, लेकिन जो मराठा संघ के अन्य सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि रघुनाथ राव पेशवा बने। उनको लगता था कि ये पूरा जो साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य, ये बर्बाद कर देंगे, ये अच्छे संरक्षक नहीं होंगे, अच्छे पेशवा नहीं बन सकते। तो रघुनाथ राव जी को पेशवा नहीं बनाया जाता है और वो नारायण राव जी को नया पेशवा बनाया जाता है। और इनकी वाइफ का नाम है, नारायण राव जी की वाइफ का नाम है गंगू देवी, गंगूबाई। इनकी वाइफ का नाम गंगूबाई है, इन्हें पेशवा बनाया जाता है। अब रघुनाथ जी तो बहुत गुस्से में होते हैं कि भाई मुझको पेशवा बनना था लेकिन मुझे तो पेशवा बनाया नहीं इन्होंने, और नारायण राव जी को पेशवा बना दिया। तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है इनको। तो क्या करते हैं, अपने मन में ये सारा गुस्सा दबाए रखते हैं और क्या करते हैं, वो नारायण राव जो रघुनाथ जी थे, रघुनाथ राव थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। देखिए इतना गुस्सा था इनके अंदर पेशवा बनने के लिए कि इन्होंने जो नया पेशवा था, जो नवनियुक्त पेशवा बनाया गया था नारायण राव, उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इन्हें लगा कि मराठा सरदार उन्हें पकड़ लेंगे और उनकी हत्या भी कर देंगे, उन्हें फांसी चढ़ा देंगे। तो रघुनाथ राव जी ने क्या किया, रघुनाथ राव ने यहां से भाग गए और भाग के कहां गए, सीधे भागे और कहां पहुंचे, भाग के ये सूरत चले गए। अब पूरी कहानी सुनना, क्योंकि फास्ट एंग्लो मराठा संघर्ष यहीं से शुरू होगा। अगर आपने ध्यान से नहीं दे रहे, स्टोरी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो टॉपिक तैयार नहीं होने का आपका। इसलिए टॉपिक पे ध्यान देने के लिए आपको अच्छी तरीके से हर पॉइंट को समझ के चलना है। अगर समझ के नहीं चलेंगे तो टॉपिक मिस हो जाएगा आपका। तो कहा जाता है कि रघुनाथ राव भाग कर कहां चले गए, सूरत में चले गए। अब सूरत में कौन है, तो वहां पे बॉम्बे, वहां पे बॉम्बे क्या है, वहां पे बंबई अंग्रेजी सरकार थी। अब दरअसल सूरत क्या था, उस समय अंग्रेजों की एक बस्ती हुआ करती थी, अंग्रेजों की बस्तियां थी सूरत। तो वहां जब रघुनाथ राव जी भाग के चले गए तो वहां पे अंग्रेजी सरकार थी, जो बंबई की अंग्रेजी सरकार कह सकता हूं मैं, तो बंबई की अंग्रेजी सरकार ने उन्हें संरक्षण दे दिया। कहा कि आप यहां रहो, आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यहीं पे रघुनाथ राव जी ने और बॉम्बे की अंग्रेजी सरकार के बीच क्या हुआ, इन दोनों के बीच सूरत की संधि हो गई। क्या हो गई, सूरत की संधि हो गई। उस संधि में कहा गया कि कुछ प्रदेश तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में और आपको मैं हर साल 1 लाख रुपए पर वार्षिक के हिसाब से, 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से मैं आपको भत्ता भी दे दूंगा, बस आप मुझे पैसा बनवा दो। किसने कहा, रघुनाथ राव जी ने कहा कि मुझे पैसा बनवा दो। और सूरत की संधि रघुनाथ राव और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी सरकार जो बॉम्बे की थी, बॉम्बे का जो कहा जाता है जो गवर्नर था, उसके बीच ही समझौता हो गया रघुनाथ राव जी के, और दैट इज कॉल्ड द सूरत की संधि, से सूरत की संधि कहा जाता है। अब यहां से भागने के वजह सूरत चले गए तो नया पेशवा किससे बनाया गया, तो नया पेशवा जो बनाया था, अब जब नया पेशवा बनेगा तो कौन बनेगा नया पेशवा, क्योंकि नवनियुक्त जो पेशवा था नारायण राव, उसकी तो हत्या करके रघुनाथ राव जी भाग गए थे, वो तो सूरत चले गए। और ब्रिटिश की जो सरकार थी बॉम्बे की, उन्होंने वहां जाके सूरत संधि कर ली उनके साथ कि भाई मुझे पेशवा बनाइए आप। तो फिर नया पेशवा, इसका बेटा था, पुत्र था, उसका नाम था माधव राव, माधव नारायण राव कहा जाता है। ये बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, तो ये कहीं ना कहीं शासन नहीं चला सकता था। अब पूरे मराठा संघ का साम्राज्य चलाना है भैया, पूरे मराठा साम्राज्य को चलाना है, तो एक बच्चा कैसे चला पाएगा। तब इस बच्चे की हेल्प के लिए, संरक्षण के लिए एक 12 भाई परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई, 12 भाई परिषद बनाई गई। और उस परिषद का जो हेड बनाया गया था, नाना फडणवीस बनाया गया था, नाना फडणवीस, जिसे मराठों का मेकियावेली भी कहा जाता है। मेकियावेली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठों का मेकियावेली किसे कहा जाता है, तो नाना फडणवीस को कहा जाता है।
अब नाना फडणवीस जो है माधव नारायण की जो 12 भाई परिषद है, जो पूरा मराठा संघ चला रही है, उसका हेड बन जाते हैं, नाना फडणवीस बन जाते हैं। इस तरह से तो इधर जो है कहीं ना कहीं नाना फडणवीस के संरक्षण में जो माधव नारायण राव जी हैं वो नए पेशे बन जाते हैं और शासन करना शुरू कर देते हैं, और इधर सूरत की संधि हो जाती है रघुनाथ राव जी के बीच में और सरकार के बीच में। तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया हो तो फिर मैं आगे चलूं मेरे बच्चे, यहां तक का क्लियर हो गया तो हर पॉइंट समझ के चलना। मैं फिर दोहरा देता हूं कि बालाजी बाजीराव का जो भाई था उसका नाम रघुनाथ राव था। इनकी मृत्यु के बाद इसका बेटा बालाजी बाजीराव का बेटा माधव राव फर्स्ट जो है वो नया पेशा बनता है और उसका संरक्षक रघुनाथ राव जी बन जाते हैं। ठीक है सब कुछ, लेकिन माधव राव जी की टीबी ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो जाती है। तो ये चाहते हैं कि मैं नया पेशा बनूं, रघुनाथ राव जी चाहते हैं कि मैं नया पेशा बनूं और मुझे ही नया पेशा बनने का अधिकार है क्योंकि मैं ही सब राज्य चला रहा हूं। लेकिन उनकी इच्छाओं के विपरीत क्या होता है, नारायण राव जी को नया पेशा बना दिया जाता है। अब उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि भाई हमको तो पेशा बनाया नहीं, और नारायण राव जी को जो है वो पेशा बना दिया इन लोगों ने। जो मराठा सरदार है, मराठा संघ के जो और अन्य इंपोर्टेंट व्यक्ति है, और उन्हें नारायण राव जी को पेशा बना दिया। भाई हमको तो पेशा नहीं बनाया, रघुनाथ राव जी ने कहा। तो उन्हें गुस्सा आया, और गुस्सा आकर उन्होंने नए पेशों को ही मार दिया। मारने के बाद भाग गए यहां से, और भागने बस सूरत चले गए जो अंग्रेजों की बस्ती थी। और वहां जाने के बाद वहां ब्रिटिश की जो बॉम्बे सरकार थी उससे जाके समझौता कर लिया उन्होंने कि भाई हमको पेशा बनवा दो और उसके बदले में जो तुम्हें मिलेगा हम तुमको देंगे, जो तुम मांगोगे हम तुमको पकड़ा देंगे भैया, बस तुम हमको पेशा बनवा दो, बस एक बार पेशा बनना है भैया हमें। तो उनके साथ रघुनाथ राव जी ने बॉम्बे अंग्रेज सरकार के साथ में सूरत की संधि कर ली। और उधर क्या हुआ, उधर नारायण राव के मरने के बाद क्या हुआ, उनका एक छोटा बच्चा था जिसे माधव नारायण राव कहा जाता था, उसे नया पेशा बना दिया और उसके संरक्षण के लिए एक 12 भाई परिषद बनाई गई जिसका हेड बनाया गया नाना फडणवीस, जिसे मराठों का मेकेवेली भी कहा जाता है। ये इतिहास है और यहीं से शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हो चुकी है। अब हमारी फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत होगी। तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया, और स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से लिखिए, बनाइए नोट्स बढ़िया करके। यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारा सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। तो यही हमारे लिए खास था जो मैंने बताया कि फर्स्ट एंग्लो मराठा का जो युद्ध है हम उस पर बातें करनी है। गुड, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। बटोरने के लिए भी हमें टेक्निक लगानी पड़ती है। थोड़ा सा गीला पेज होना चाहिए और गीला थोड़ा कपड़ा होना चाहिए, तभी जाके साफ हो पाएगा, नहीं तो काला काला धब्बा हो जाएगा इस पे सारा। ये तो सारा कपबोर्ड काला काला हो जाता है और फिर सनने में नहीं आता। तो थोड़ा सा सही टेक्निक से जो है ये साफ करना पड़ेगा। आज मैंने कहा काफी बड़ा लेक्चर होने वाला है मेरे बच्चों। आज पूरा मराठा हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इसलिए तो हमने तुमसे कहा था कि भाई बहुत बड़ा लेक्चर है आज का। अब भाग में नहीं बनाएंगे तो आराम से बनाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई। हाँ चलो सही हो गया। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध जो है वो 1775 से शुरू होता है और 1782 तक वो चलता है। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि यह युद्ध सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ था, और सूरत की संधि के साथ जो शुरू हुआ था और उस संधि ने ही वास्तव में इस युद्ध को पैदा किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो कहानी कैसे शुरू होती है, इस युद्ध की वजह क्या है मैं बता देता हूं। तो इसकी वजह क्या होती है, सूरत की संधि के अनुसार सूरत की संधि के अनुसार एक कर्नल जो बॉम्बे सरकार के अधीन एक कर्नल होता है जिसे कर्नल कीटिंग कहा जाता है, और कर्नल कीटिंग जो था वो अरास के मैदान में, कहां पे बच्चे, अरास के मैदान पे वो लड़ाई होती है शुरू, क्योंकि 12 भाई परिषद की सेना भी मराठों के सामने आ जाती है, और जो कर्नल कीटिंग है उनकी सेना जो ब्रिटिश बॉम्बे सरकार थी उनकी सेना भी आमने सामने आ जाती है। और कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं अरास के मैदान में। कहां मिलते हैं, अरास के मैदान में। तो सूरत की संधि के अनुसार क्या होता है कि बॉम्बे सरकार के जो अधीन कर्नल होता है, कर्नल कीटिंग,
तो कर्नल किटिंग की सेना और कहां मिलती है, यानी कि सेना जो है कि मुलाकात, सेना की मुलाकात कहां होती है, अरास के मैदान में। सुनना मेरे बच्चे, अब अरास के मैदान में इनकी सेना मिलती है और मराठों का जो 12 भाई परिषद की सेना थी उनका आमना सामना होता है अरास के मैदान में। और इनके इसके विरुद्ध कौन है, तो इसके विरुद्ध मराठा सेना है। मराठा सेना और कर्नल किटिंग ये कहां से आए थे, कहा जाता है कि बॉम्बे की जो ब्रिटिश सरकार थी, जो बॉम्बे की ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने भेजा था कि ठीक है भाई, सूरत की संधि के अनुसार इनकी रघुनाथ राव जी की मदद कीजिए और इन्हें जो है मराठा और जो पुणे है, पुणे में जो पेशवा है वहां पुणे की गद्दी पे बैठा दीजिए। अपना तो फायदा है, जो चाहेंगे तो कठपुतली बना देंगे रघुनाथ राव जी को। तो हम अपना, अंग्रेजों ने कहा कि रघुनाथ राव को तो अपनी कठपुतली बना लेंगे, जब चाहेंगे जब कुछ करवा लेंगे। तो कहा जाता है कि कर्नल किटिंग के संरक्षण में एक बॉम्बे सरकार के एक ब्रिटिश आर्मी को भेजा जाता है और मराठा सेना के विरुद्ध भेजा जाता है और अरास के मैदान में दोनों का भयंकर लड़ाई होती है, दोनों का आमने सामने भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन इस युद्ध में मराठा सेना हार जाती है। देखिए, मराठा सेना इसमें हार जाती है, लेकिन वे मराठों पे अधिकार नहीं कर पाते हैं। कौन, यानी कि कर्नल किटिंग मराठों पे, मराठों के साम्राज्यों पर, मराठों के राज्यों पर अधिकार करने में नाकाम हो जाते हैं। जीत तो मिली है लेकिन एक कंप्लीट विजय प्राप्त नहीं हो पाई। फिर क्या होता है, धीरे धीरे युद्ध चलता रहता है, युद्ध आगे बढ़ता रहता है और फिर क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो कहां पे है, जो बंगाल का गवर्नर है, वॉरेन हेस्टिंग्स भी बंगाल से एक बड़ी सेना भेज देता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए, इस युद्ध का ये नहीं फर्स्ट अगले मराठा युद्ध जो है वो सूरत की संधि की वजह से पैदा हुआ था। अगर बॉम्बे की ब्रिटिश सरकार जो है मानने से मना कर देती कि भाई मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है, और रघुनाथ राव जी की सेवा को मना कर देती कि भाई हम आपके साथ नहीं है, तो हमें तो आपका साथ नहीं चाहिए, हमें तो आपका साथ नहीं चाहिए, आप जाइए और अपने पैसे की लड़ाई खुद लड़िए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के भीतरी जो हिस्से थे, भारत की जो भीतरी मुठभेड़ थे लोगों की, जो कह सकते हैं जो भारत के बीच में मन मुटाव था, उसका फायदा उठाना चाहते थे। तो कहते हैं डिवाइड एंड रूल वाली कहानी। वो कहीं ना कहीं ये नहीं कि बंगाल विभाजन से डिवाइड एंड रूल चला है। अरे भैया, डिवाइड एंड रूल की तो कहानी अंग्रेजों ने हमारे हर साम्राज्य के साथ की है। रघुनाथ जी को अपनी तरफ कर लिया और कहीं पेशवा का लालच देके उन्हें जो है बढ़ाते गए, हम लोगों से मराठों से बढ़ाते चले गए अंग्रेज ये। और हम भी देख कितने बेवकूफ थे कि हम जो है अपने रघुनाथ राव जी को मना नहीं सके, बस वे भी चक्कर में, पेशवा बनने के चक्कर में वे भी उन्होंने भी मराठों का विनाश कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, वो तो इतिहास गवाह है। तो इस युद्ध में मराठों को पूरी तरह से हार मिलती है, लेकिन उनके साम्राज्य पर लॉर्ड जो हमारा कर्नल किटिंग है वो अधिकार नहीं कर पाता है। तो फिर एक विशाल सेना बंगाल से भी वॉरेन हेस्टिंग्स भेज देता है कि जाओ और मराठों को पूरी तरह परास्त करो भाई। और फिर आमना सामना होता है मराठा सेना का एंड और किसका, इनके अंग्रेजी सेना का दोनों का आमना सामना फिर होता है। और अब मैदान बदल जाता है, पहला मैदान अरास का मैदान था और अब कौन सा मैदान है, तेलगांव का मैदान। तो तेलगांव के मैदान में फिर दोनों सेनाएं भिड़ती हैं, फिर दोनों सेना भिड़ी आपस में। अब दोनों सेना भिड़ी, देखिए मराठा पूरे जोश के साथ लड़े, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए लड़े, अपनी माता के लिए लड़े, ऐसा माना जाता है। और उन्होंने उसके छक्के छुड़ा दिए, ब्रिटिश आर्मी के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें पूरी तरह से परास्त कर दिया, उन्हें हरा दिया। ये थी मराठों की कहानी। हमारे में से ही कोई गद्दार जो है वो अंग्रेज से मिल जाता है, लेकिन फिर भी मराठा अपनी पूरी बुलंदी के साथ, अपने पूरे जज्बे के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं और मराठा इसमें जीत जाते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि कंप्लीटली अंग्रेज पूरी तरह परास्त नहीं हुए हैं। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है, मराठा जीतते हैं और मराठा सेना जो है वो विन होती है। अब कहीं ना कहीं हर युद्ध की एक परिणाम होता है, हर युद्ध का एक निष्कर्ष जरूर निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकला। और इस युद्ध का जो निष्कर्ष निकला, तेलगांव के युद्ध का जो निष्कर्ष निकला, जो परिणाम निकला, वो ये निकला कि अब दो संधियां हुई। एक हुई बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि थोड़ा समझ लेना मेरे बच्चे अच्छी तरीके से, और नोट्स भी बनाते चलना। जो मैं यहां मेहनत कर रहा हूं ये बकवास वाली मेहनत नहीं है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत है। मराठा वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा किताबों से, जो मैं समझाऊंगा वही समझ में आएगा, बुक से कुछ समझ में नहीं आता है। पहले आराम से मेरा नोट्स बना लेना, अच्छी तरह पढ़ लेना, फिर बुक से अच्छी तरह से पढ़ना, उसके बाद टॉपिक अच्छे क्लियर हो जाएगा। तो बड़गांव की संधि होती है 1779 में संधि होती है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स संधि को मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं संधि को नहीं मानूंगा, ठीक है, तो ये संधि भी रिजेक्ट हो जाती है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो संधि को क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस संधि को नहीं मानता हूं। तो कहीं ना कहीं जहां हमें जब फर्स्ट एंग्लो मराठा संघर्ष चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने 3 संधि का जिक्र कर लिया है। पहली संधि सूरत की संधि, जो किसके बीच हुई, ये भी पूछ सकता है वो सूरत संधि किसके बीच हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो बॉम्बे सरकार थी, जो अंग्रेजी बॉम्बे सरकार थी और रघुनाथ राव जी उनके बीच में हुई थी। दूसरी संधि बड़गांव के बीच में हुई थी, मराठा सेना के बीच में हुई थी, मराठा सरदार के बीच हुई थी और प्लस वॉरेन हेस्टिंग के बीच हुई थी, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने से मानने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर एक सालबाई की संधि हुई, ये बहुत आती है। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि होती है, और ये किसके बीच होती है, उस समय पेशवा कौन है बच्चा, माधव नारायण पेशवा है, उनके साथ संधि होती है। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा हूं, यानी कि उस समय जो शासक होते हैं, जो पेशवा बने हैं, वो कौन है, तो पेशवा है माधव नारायण राव पेशवा जी हैं, उनके सामने थी। और उसके बाद जो नए पेशवा क्रिएट होते हैं, उनका नाम है माधव राव सेकंड। तो कहेंगे सालबाई की संधि, वॉरेन हेस्टिंग्स भी हो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उधर मराठा सेना के जो नाना फडणवीस थे वे भी साथ होते हैं। और उसके बाद क्या, सालबाई की संधि जो थी उसमें क्या बताया गया, सालबाई की संधि जो मेन है, निष्कर्ष जो निकलता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध का जो संघर्ष का जो मेन रिजल्ट निकलता है, वो सालबाई की संधि निकलता है। और सालबाई की संधि में क्या बताया जाता है भैया, सालबाई की संधि बताया जाता है कि आप रघुनाथ राव जी का, कांग्रेस से कहा कि आप रघुनाथ राव जी का साथ नहीं देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उन्हें पैसा बनाने के लिए कोई मदद नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि अब हम उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें रघुनाथ जी का साथ दे देते, 13 लाख रुपए खर्च कर दिए भाई, वो कौन देगा हमारे पैसे। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि पूना दरबार, जो पेशवा का पूना दरबार है, वो 13 लाख रुपए कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को देगा, ब्रिटिश भी बॉम्बे सरकार को देगा, जो उन्होंने रघुनाथ राव के लिए खर्च किए थे। ये लिखते रहना साथ साथ, जो मैं बता रहा हूं ये सब लिखते रहना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो पाए। तो इसलिए प्लीज आराम से आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत है कुछ भी है तो मुझे बताते रहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या, कि आप रघुनाथ राव जी का साथ नहीं देंगे, और रघुनाथ राव जी को अंग्रेजों ने कहा जो हमने उसके 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए जो हमने उसके ऊपर खर्च किए हैं, वो हमारे पैसे हमें वापस लौटा दो। चलो ठीक है, वो भी लौटा देंगे। फिर कहा कि रघुनाथ राव जी को क्या होगा, उन्हें कहा कि रघुनाथ राव जी को हम क्या करेंगे, 3 लाख वार्षिक पेंशन के हिसाब से हमको जीवन यापन के लिए पैसे देंगे, ठीक है। लेकिन पेशवा की इच्छा है छोड़नी पड़ेगी, चलो उनका भी काम हो गया। और यहां पे एक हुआ कि सालसेट द्वीप, नाम सुना होगा आपने, सालसेट को बंबई कहा जाता है। तो बंबई द्वीप और थाने के जो किले, 2 किले थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए गए थे। तो 3 विशेष बात है सालबाई की संधि की। पहली विशेष बात क्या है जो मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे, वो पहली विशेष बात यह है कि रघुनाथ राव जी अब पेशवा का जो सपना उन्होंने सोच रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश बॉम्बे सरकार के साथ मिलकर, उन्हें वो छोड़ना पड़ा। और ब्रिटिश सरकार अब उनका साथ नहीं देगी, पर उनके जीवन यापन के लिए 3 लाख रुपए ईयर के हिसाब से उनको मिलते रहेंगे पेंशन के हिसाब से। और जो 13 लाख रुपए रघुनाथ राव जी के लिए खर्च किए थे ब्रिटिश बॉम्बे सरकार ने, उन्हें वापस दे दिए जाएंगे। और एक एक्स्ट्रा चीज होती है यहाँ पर, क्या होता है कि यहाँ पे बॉम्बे किला, जिसे हम सालसेट द्वीप कहते हैं, तो सालसेट द्वीप और कहीं ना कहीं थाने के जो 2 किले थे, वो दुर्ग थे, वो अंग्रेजों को मिल गए थे। तो यहां तक कि हमारी जो संधि है वो क्लियर होगी। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध का जो अंत होता है वो सालबाई की संधि के साथ खत्म होता है। तो यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चले, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया फर्स्ट एंग्लो मराठा, बहुत बढ़िया। चलिए अब शुरू करते हैं अगला, सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध कैसे शुरू होता है, उसकी क्या रणनीति होती है, उस पर कैसे काम होता है, उन्हीं की बात करते हैं हम लोग, ठीक। मैंने कहा था काफी बड़ा वीडियो होने वाला है आज का, और आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा। 1-1.5 घंटे का तो वीडियो है ही,
क्योंकि मराठा अगर हम सारा साथ लेके चलेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो मैसूर का चलो अलग अलग मैंने 2 वीडियो बना दी, जो 30-40 मिनट की 2 वीडियो बना दी थी मैंने, चलो उससे काम, लेकिन मराठा पूरा एक साथ पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सेकंड एंग्लो मराठा में जो हमने पहले वाले थोड़ा सा पहले बताया था वो सब याद करके चलना पड़ेगा, वहां भी जरूरत पड़ेगी इन चीजों की हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को, आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध जो था वो आपसी रंजिश का ही परिणाम माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो एंग्लो मराठा संघर्ष है सेकंड वाला, वो आपस में ही लोग ये लड़ते रहे। कहानी कैसे है मैं बताता हूं। सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से शुरू होता है और 1805 में ये लगभग खत्म हो जाता है। अब इसकी कहानी कैसे है ये भी जरा सुन लीजिएगा, कैसे शुरुआत होती है, कैसे इसकी बैकग्राउंड जनती है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। चलिए यहां बता देता हूं इस तरह से। देखिए मैंने कहा था कि मराठा संघ के 6 हिस्से किए गए थे। कितने हिस्से किए गए थे? 6 हिस्से किए गए थे मराठा संघ के। और एक ग्वालियर था जिसे हम सिंधिया कहते हैं, एक इंदौर था जिसे होलकर कहा जाता है, एक नागपुर था जिसे भोसले कहा जाता है, पुणे जो महाराष्ट्र है, पुणे का महाराष्ट्र का जो पॉइंट था वो हमारा पेशवा था। लेकिन गायकवाड़ की कोई वैल्यू नहीं है, गायकवाड़ इनके साथ नहीं जुड़ते हैं, और छत्रपति जो सतारे के उनकी कोई वैल्यू नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे ग्वालियर, यहां पे इंदौर, यहां पे नागपुर और यहां पुणे। ठीक है, आप जानते हैं यहां भोसले हैं, ये तो पता ही होगा, इंदौर में होलकर है, नागपुर में सॉरी यहां पे सिंधिया है, यहां पे कौन है, यहां होलकर है, नागपुर में भोसले है और पुणे में पेशवा है। ठीक है, ये याद रखना इंपोर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी सी बहुत पूछा जाता है आपसे। तो मैं बैकग्राउंड बताऊंगा से कैसे युद्ध शुरू होता है और क्या ऐसी कहानी है, मैं पूरा बताऊंगा क्योंकि काफी बड़ा वीडियो चलने वाला है ये, और आप पूरी शांति के साथ अच्छे से नोट्स बनाना मराठा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं कर्नाटक युद्ध की बात करूंगा और फिर मैं आपके एंग्लो सिख युद्ध की बात करूंगा। चार्ट भी बहुत मस्त है, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है आपकी, इसे चलाते रहिए अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो मुझे बताते रहिए। उसमें पेशवा कौन है? तो बाजीराव, बाजीराव सेकंड पेशवा है। नागपुर में भोसले हैं, अप्पा जी भोसले, अप्पा जी भोसले उस समय यहां के हेड है। उसके बाद इंदौर में कौन है? यशवंत सिंह, यशवंत राव होलकर। और ग्वालियर में कौन है? वो है दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया। ये आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपने ये नाम याद नहीं रखे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी इसमें। चलिए ठीक है, ये नाम याद रखने हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप नाम याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत है आपके लिए। तो शुरू करते हैं थोड़ी सी। मैं ये कैरेक्टर्स हैं, आपको याद रखने हैं, कैरेक्टर्स याद रखने हैं। ये पूना में पेशवा है, बाजीराव सेकंड है, और नागपुर में कौन है? अप्पा जी भोसले हैं। उसके बाद इंदौर में कौन है? यशवंत राव होलकर जी हैं। और ग्वालियर में कौन है? दौलत राव सिंधिया जी हैं। ये नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। और एक कैरेक्टर बताऊंगा मैं, इंदौर ने सपोर्ट किया था, किससे किया था? रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। मैं बताऊं कैसे सपोर्ट किया। आप कैरेक्टर नाम ध्यान रखिए, पहले कैरेक्टर्स के नाम ध्यान रखिए, कैरेक्टर्स के नाम ध्यान रहेंगे तो आगे कहानी। और कहते हैं कि रघुनाथ राव जी का एक दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र था, उसका नाम था अमृत राव, अमृत राव। और इसका भी एक पुत्र था विनायक राव, विनायक राव। ठीक है, ये कैरेक्टर याद रखना। अगर आपको ये कैरेक्टर्स याद है अच्छी तरीके से तो कहीं ना कहीं आपका बहुत आसान हो, सेकंड एंग्लो मराठा जो संघर्ष है, युद्ध है, वो आसान हो जाएगा। अगर आपका ये कैरेक्टर्स याद है, अच्छी तरह से याद है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कैरेक्टर्स याद नहीं है तो टॉपिक अच्छी तरह क्लियर नहीं होने का। चलिए बहुत बढ़िया। अब शुरुआत कैसे होती है वो सुन लेते हैं। कहते हैं कि
बाजीराव पेशवा और दौलत राव सिंधिया आपस में गठन मतलब एक गठबंधन बना के चलते हैं, और कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो परेशान करता है यशवंत राव होलकर को जी। उन्हें बेवजह परेशान करते रहते हैं, कभी उनके बारे में कुछ अपशब्द कह देते हैं, कभी उनकी खिज्जे उड़ाते हैं, कभी उनके बारे में सटायर करते हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाता है कि होलकर को परेशान करने के लिए बाजीराव सेकंड एंड दौलत राव सिंधिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और एक बार तो ऐसा होता है कि इसके ऊपर दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं, किसके ऊपर? होलकर के ऊपर अटैक कर देते हैं। पूरी कहानी सुनिएगा अच्छी तरीके से, कैक्टस याद रखना। तो फिर कैक्टस के बाद हम बता रहे कि दौलत राव सिंधिया और पेशवा बाजीराव सेकंड ने होलकर को परेशान किया, यशवंत राव होलकर को परेशान किया और उसको मजाक उड़ाई, उसे हर जगह अपना अपमानित किया और कहीं ना कहीं उसके ऊपर अटैक भी कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या होता है? अटैक करने के बाद यह होता है कि इसमें पेशवा बुरी तरह से हार जाता है, बुरी तरह से हार गए। देखिए कहते हैं ना कि आप क्यों परेशान कर रहे थे होलकर को? आपने होलकर को बेकार परेशान किया, फिर आपको मुखी खानी पड़ी, और मुखी खानी ये पड़ी भैया कि पेशवा बुरी तरह से होलकर से हार गए। और होलकर ने अब क्या किया? तो यशवंत राव होलकर ने ये किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब पेशवा का जो पद है मैं अब बाजीराव जी सेकंड को नहीं बनने दूंगा। पेशवा बाजीराव को सेकंड को मैं पेशवा नहीं बनने दूंगा, और जो पेशवा बनेगा होलकर ने कहा कि रघुनाथ राव जी के जो दत्तक पुत्र है अमृत राव, उसका जो बेटा है विनायक राव, ये नया पेशवा बनेगा। किसने कहा? इनके इंदौर के यशवंत राव होलकर ने कहा। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि पेशवा ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से दिक्कतें शुरू कर दी थी, उनके साम्राज्य को चलाने में दिक्कत है, उनके खिलाफ अफवाह उड़ाते थे, उन पर अटैक भी कर दिया था। तो उन्हें इतना गुस्सा आया था कि कहीं ना कहीं उनका पेशवा को उन्होंने हराया, और हराने के बाद पेशवा जो है वो घबरा गए कि अब तुम पेशवा का तुम्हारा पद खत्म हो जाएगा। तो वे सीधे कहां चले गए? वो फिर अंग्रेजों के शरण में चले गए। तो अंग्रेजों शरण में चले गए, और अंग्रेज शरण में जाने के बाद क्या होगा? तो किसके पास गए? अंग्रेजों की शरण में गए। अब अंग्रेज शरण में चले गए, तो अंग्रेजों के शरण में जाने के बाद फिर क्या होता है? कौन गया? पेशवा गया। क्यों गया? क्योंकि उसने खामेखा होलकर पर अटैक कर दिया था, बेमतलब अटैक कर दिया था। आप उन्हें अपमानित करता था होलकर को, और उन्हें भी अपनी अपमान का बदला लेने के लिए पेशवा को हरा दिया। और हराने के बाद उन्होंने ये भी कहा, यशवंत राव होलकर ने ये भी कहा कि पेशवा बाजीराव सेकंड नहीं बनेगा, यानी कि कहीं ना कहीं रघुनाथ राव जी के जो दत्तक पुत्र अमृत राव, उसका बेटा विनायक राव ये पेशवा बनेगा। और अपनी पेशवा गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों की बाजीराव सेकंड अंग्रेजों की शरण ली। और अंग्रेज कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा? उसने कहा कि ठीक है भाई, अब पेशवा के बीच में, बाजीराव सेकंड के बीच में और कहीं न कहीं लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में एक संधि होती है, दैट इज कॉल्ड द। ये संधि कौन सी होती है? और ये संधि कहती है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि। और पेशवा ने बेसिन की संधि भी कर ली लॉर्ड वेलेस्ली कि मुझे मेरा पेशवा का पद न छीन जाए, मेरी आप मदद कीजिए होलकर के विरुद्ध, और मैं आपकी सहायता करूंगा, जो कहेंगे वही करूंगा। और एक आध बेसंधि होती है, और लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि भी की, इनके साथ सहायक संधि भी की। अब सहायक संधि का तो मालूम है, उससे पहले लॉर्ड वेलेस्ली मैं पढ़ा चुका आपको, पूरे गवर्नर जनरल वाले पॉइंट में पढ़ा चुका। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है, कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इनके साथ सहायक संधि भी करी और कहा कि जब आप पेशवा बना, मैं आपको बना दूंगा, आपका पद दिला दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको जो है, आपको जो हमारी मदद करनी होगी और हम जो कहेंगे वही करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो आप कहेंगे वही करेंगे हम लोग। तो एक ऐसा कहा जाता है कि मराठा संघ में वो कौन सा ऐसा पहला संघ था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को मान लिया था? तो वो बाजीराव सेकंड थे, पेशवा, जिन्होंने संधि को मान लिया था, और उन्हें बेसिन की संधि भी की थी। चलो संधि हो गई। अब अंग्रेज सेना ने कहा ठीक है भाई, हम होलकर को हराएंगे। अब होलकर ने सोचा कि ये तो पेशवा बनने के लिए तो सभी मराठों को हरा देगा, अंग्रेज शहर को हरा देंगे। तो उन्होंने गुट बनाया। किन्होंने गुट बनाया? यानी कि अब जो
सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध है वो क्या होता है, वो गुटबंदी में शुरू होता है। और ये युद्ध किस तरह शुरू होता है, मैं इसको ऐसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा। एक तरफ अंग्रेज सेना होती है और इस सेना के साथ पेशवा होता है, और यहां कौन होते हैं, यहां तीनों मिल जाते हैं, यानी ग्वालियर भी मिल जाता है आपस में, और इंदौर भी मिल जाता है आपस में, और नागपुर भी मिल जाता है, और तीनों की संयुक्त सेना लड़ने के लिए आ जाती है। ठीक है, अब एक तरफ अंग्रेजी सेना और पेशवा है, एक तरफ ग्वालियर है, इंदौर है और नागपुर है, इन तीनों की संयुक्त सेना, और यही कहलाता है सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध कहलाता है। चलो ठीक है, अब यहां तक कहानी क्या थी, अब यहां तो समझ में आता है। उसके बाद क्या होता है कि क्या तीनों की संयुक्त सेना जीत जाते, बिल्कुल नहीं जीत जाती है। लॉर्ड वेलिजेली की पेशवा के साथ जो डील हुई थी, बेसन की संधि हुई थी, उसी के तहत क्या होता है कि लॉर्ड वेलिजेली की मराठा सेना पे विजय प्राप्त हो जाती है। अब हर को मजबूर होना पड़ता है, ठीक है ना, हर को मजबूर होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी संधियां लाद दी जाती है। इसके ऊपर नागपुर के ऊपर सुजौर अर्जुन की संधि, सुजौर अर्जुन की संधि, इंदौर में किसकी संधि होती है, राजघाट की संधि होती है, और नागपुर के साथ देवगांव की संधि होती है। यह 1803 में होती है, यह 1803 में होती है, और राजघाट की संधि 1805 में होती है। थोड़ा सा सही करके लिख लेना भैया, 1805 में होती है। यानी कुल मिलाके सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध जो था वो ग्वालियर, इंदौर और नागपुर के साथ होता है, और अंग्रेज सेना का होता है। अंग्रेज सेना के साथ पेशवा मिला होता है, पेशवा क्यों, क्योंकि बेसी संधि उसने कर रखी थी, और ग्वालियर के साथ तो सुरजा अर्जुन की संधि होती है, इंदौर के साथ राजघाट की संधि होती है, और नागपुर के साथ देवगांव की संधि होती है। और इन संधि के साथ ही अगले जो परिणाम निकलते हैं, ये परिणाम निकलते हैं कि ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध यही समाप्त हो जाता है, और सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध यही समाप्त हो जाता है। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध की बात चलेंगे। तो कहानी क्या शुरू होती है, यहां पे ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया जी होते हैं, इंदौर में यशवंत राव होलकर जी होते हैं, नागपुर में अप्पाजी भोसले होते हैं, और पेशवा बाजीराव सेकंड होते हैं। बाजीराव सेकंड दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के अपमानित करते हैं, उस पर अटैक भी करते हैं, और अटैक करने के बाद होलकर इन्हें हरा देता है, और पेशवा बुरी तरह से परास्त हो जाता है, हार जाता है, और वो अंग्रेजों की शरण में चला जाता है, और लॉर्ड वेलिजेली के साथ वो बेसिन की संधि करता है अपना पेशवा पद बचाने के लिए, और उसके साथ वो सहायक संधि भी करता है। उधर यशवंत राव होलकर कहते हैं कि पेशवा के पद से अब बाजीराव सेकंड नहीं होंगे, अब विनायक राव जी बनेंगे। और विनायक राव कौन होते हैं, रघुनाथ राव जी का एक दत्तक पुत्र होता है अमृत राव, और अमृत राव का बेटा होता है विनायक राव, ये पेशवा बनेगा। अब अपने पेशवा पद को बचाने के लिए वो अंग्रेज साथ मिल जाता है पेशवा, और वो तीनों अंग्रेज सेना क्या करते हैं, तीनों पर अटैक करते हैं, ग्वालियर पर अटैक करती है, इंदौर पर अटैक करती है, नागपुर पर अटैक करती है, और ग्वालियर के साथ सुरजो की संधि होती, सुरजो अर्जुन की संधि होती है, इंदौर के साथ राजघाट की संधि होती है, नागपुर के साथ देवगांव की संधि होती है, और कुल मिलाकर ये थर्ड वो सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध कंप्लीट हो जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया, गुड। चलिए अब थर्ड एंग्लो मराठा, काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है मैं जानता हूं, लेकिन मजबूरी है भाई इस लेक्चर को बड़ा करने की, क्योंकि एक ही लेक्चर में पूरा मराठा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो ऊपर नीचे हो जाएंगे आपके, और अगर हमने वीडियो बदल दी या वीडियो का हमने पार्ट 1 या 2 बना दिया तो ये कैरेक्टर्स आपके फिर ऊपर से नीचे हो जाएंगे, अब वो क्लियर नहीं होंगे। तो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमको एक ही वीडियो में बनाना पड़ा है सारा लेक्चर, ये जरूरी था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए अब आगे चलते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा संघर्ष, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध। देखिए थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध जो था, इसके लिए कहा जाता है कि 1817 से 1818 तक होता है। ठीक, अभी भी 4 कैरेक्टर आते हैं। कौन कौन कैरेक्टर है? अब पहले कैरेक्टर कौन कौन है तो उस पर बात कर लेते हैं। ग्वालियर में कौन है भैया? तो ग्वालियर में सब जानते हैं सिंधिया है। होलकर में कौन है तो भाई जानते हैं इंदौर के होलकर है। उसके बाद नागपुर के भोसले हैं और लास्ट में पुणे का पेशवा है, पेशवा बाजीराव सेकंड है। तो ये युद्ध जो था वो कहीं कहीं अब चारों के साथ होता है,
मैंने कहा गायकवाड़ इनके साथ नहीं होते हैं। छत्रपति को पहले ही पेशवा अपने साम्राज्य में मिला लेता है, तो छत्रपति की भी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यहां पे क्या होता है कि जो, और ये एक बात ध्यान ना, ये जो युद्ध हो रहे हैं, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हो रहा है, वो किसके टाइम में हो रहा है? तो वो हो रहा है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इन द टाइम ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग द थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध संपन्न होता है। इसमें वही है, 4 सीरीज बनेंगे आपकी फिर रुकी हुई। पहले ग्वालियर के साथ होगा, फिर किसके साथ होगा? इंदौर के साथ होगा, फिर नागपुर के साथ होगा, और लास्ट में पूना के साथ, पूना के पेशवा के साथ होगा। और पेशवा कौन है? तो भैया पेशवा है बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड इसके साथ होगा। अब ग्वालियर के साथ क्या होता है वो जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना, वो जरूरी आपके लिए, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ग्वालियर में कौन है? सिंधिया। अब सिंधियों को यह कहा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा कि आप कहीं ना कहीं पिंडारियों का साथ ना दें। आप अगर आपने पिंडारियों का साथ दिया तो आपका भी दमन किया जाएगा। तो यह कहा गया कि सिंधियों द्वारा के जो सिंधिया थे कि पिंडारियों के दमन में आप हमारा सहयोग कीजिए, और उन्होंने सहयोग किया भी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो ग्वालियर का जो सिंधिया था उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ग्वालियर में क्या था? ग्वालियर में सिंधिया थे, और सिंधियों को पिंडारियों के दमन के लिए, पिंडारियों के दमन के लिए अंग्रेजों का साथ देना होगा, का साथ देना होगा। इनसे कहा गया कि आपको पिंडारों का साथ, पिंडा को दमन करवाना है और हमारा सहयोग करना है, यह बात कही गई थी। अब इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में कौन होता है? भोसले होते हैं। इंदौर में कौन होते हैं? होलकर होते हैं। और नागपुर में कौन होते हैं? भोसले होते हैं। तो यहां पे होलकर होता है, यहां पे भोसले होता है, भोसले। तो होलकर कहा जाता है कि यहां पे अंग्रेजी सेना और यहां पे होलकर की सेना जो है वो आमने सामने होती है, और माहिदपुर का युद्ध होता है जहां पे लड़ाई होती है, और इस युद्ध में जो है होलकर हार जाते हैं, और हारने के बाद पूरे इंदौर को जो है अंग्रेज सरकार जो है वो अपने अंडर में ले लेती है। तो माहिदपुर के मैदान में जो है युद्ध होता है, और इस युद्ध में कौन होता है? कहा जाता है कि इसमें हार जाता है। कौन हार जाता है भाई? इस युद्ध में जो है मोस्टली कौन हारता है? तो इंदौर के जो शासक था वो हार जाता है, और हारने के बाद पूरा जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला जाता है। उसके बाद सीताबर्डी के मैदान में युद्ध होता है। सीताबर्डी के मैदान में युद्ध होता है, और सीताबर्डी के मैदान में युद्ध होता है, और वो भी परास्त हो जाता है। कौन? नागपुर परास्त हो जाता है, और फिर उसमें भी वो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब चलते पेशवा। पेशवा के बाजीराव सेकंड के साथ में 3 युद्ध लड़ते हैं। एक किरकी का युद्ध होता है, ठीक है ना, एक किरकी का युद्ध होता है, एक कोरेगांव का युद्ध होता है, कोरेगांव का युद्ध होता है, और एक लास्ट होता है अरस्थी का युद्ध होता है, ठीक है। अब इस युद्ध में, इन तीनों युद्ध में बाजीराव सेकंड जो है वो पूरी तरह से हार जाता है, और इनमें तीनों युद्ध में हारने के बाद जो है वो मजबूर हो जाता है कि अब उसके साथ क्या किया जाए। और थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध में कहा जाता है, सॉरी थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में कहा जाता है कि पूरा जो साम्राज्य इनसे छीन लिया जाता है, और इन्हें भी जो है कहा जाता है कि ग्वालियर का जो सिंधिया परिवार था इसको भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत पेंशन देके उन्हें अपना जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत महल दिया जाता है, और उनका जीवन यापन चलता है। ऐसे इंदौर के साथ, ऐसे नागपुर के साथ। लेकिन पेशवा के साथ, बाजीराव सेकंड के साथ क्या होता है? कहा जाता है कि 1818 में 4 लाख वार्षिक पेंशन, 4 लाख वार्षिक पेंशन के आधार पे इन्हें कानपुर के बिठूर में पेंशन पे जीने के लिए भेज दिया जाता है कि आप जाइए और वहीं पे आप अपना जीवन यापन कीजिए। पेशवा से कहा गया, और पेशवा वहीं चले जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, अब पूरा साम्राज्य छिन गया है। तो थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में कहीं ना कहीं लॉर्ड हेस्टिंग ने पूरे मराठे कमर तोड़ दी है, और उनसे बारी बाई बारी करके, स्टेप बाय स्टेप करके उनसे साम्राज्य छीन लिया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि जो बाजीराव सेकंड है इनकी डेथ होती है, डाइड हो जाते हैं।
रिटायर्ड कब होते हैं? 1853 में डेथ हो जाती है। इनकी कोई बेटा तो था नहीं, लेकिन कहा जाता है कि एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था धुंधुपन, जिसे नाना साहब कहा जाता था। और वे बाद में कानपुर से 1857 क्रांति का जो संघर्ष था उन्होंने वहां से बागडोर संभाली थी। तो कुल मिलाकर ये पूरी तरह से जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से पूरा मराठा जो है वो समाप्त हो जाता है। आप अच्छी तरह से वीडियो को बार बार देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा अच्छी तरीके से। मैं चाहता हूं मराठा पे जितनी मैंने मेहनत की है आप भी इससे ज्यादा मेहनत करें और अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।